CDS मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विस। मेरा नाम है शुभम वाशना, आई लाइक टू वेलकम यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड और वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। देखो यार, एग्जाम जो सीडीएस होता है ना, वो साल में 2 बार होता है, और अगर 2 बार में सोचो तो अप्रैल और सितंबर वो है। पर अप्रैल से लेके सितंबर में सिर्फ 4 महीने होते हैं, और सितंबर से लेके अप्रैल में तकरीबन आपके पास 6 महीने होते हैं। पर जब आप तैयारी करना अभी शुरू कर रहे हो ना, तो दिसंबर चल रहा है, तो आपके पास जो समय है वो तकरीबन 4 महीने का ही है। तो आपको ना ये समय बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर पहले कंपटीशन समझ लीजिए, कंपटीशन है क्या। 5 लाख लोग इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं हर साल, और इस 5 लाख में से सिर्फ और सिर्फ हिम्मत करते हैं एग्जाम में आने की तकरीबन 2.5 लाख, आधे लोग होंगे। आप एग्जाम सेंटर देखोगे तो 50% जनता आपको एब्सेंट मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर 1.5 लाख लोग आप समझ लो ढंग से प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, रोज पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं। पर 75,000 की एक्चुअल तैयारी हो पाती है। जब मैं एक्चुअल बोलता हूँ, पता है कौन है वो? एक्चुअल वो जो कम से कम 5 या 4 मॉक टेस्ट लगाकर बैठे हैं, जिनको पता है कि भैया मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है। ठीक है। अब लास्ट में 10,000 से लेके 8,000 लोगों का सिलेक्शन होता है। अब ये नंबर क्यों घट गया? डर। कई लोग क्या होता है, फियर में परफॉर्म ही नहीं कर पाते। मेरा खराब हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। और कई लोग सिली मिस्टेक कि भैया ओमा शीटी गलत भर गई। ठीक है। या कई लोग होपलेस हो जाते हैं एग्जाम देते देते कि यार लगातार 10 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए तो भाई मेरा पेपर ही ढंग का नहीं जा रहा। और यही कहानी होती है फाइनल जाकर, कि जब एसएसबी वेसएसबी सब हो जाता है, मेडिकल वेडिकल सब हो जाता है, तो टोटल 457 लोग अपना फाइनल सिलेक्शन पाते हैं। नाउ सीडीएस एग्जाम दे कौन रहा है, जरा ये समझते हैं। देखो, सीडीएस एग्जाम में ये तो आपको पता है कि लड़की और लड़के दोनों ही एग्जाम दे रहे होते हैं, बट जो कॉलेज का फाइनल ईयर अपीयरिंग है ना, उसकी संख्या अप्रैल में बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा होते हैं कि भैया फाइनल ईयर है, किसी तरह से हमारी मतलब फौज में ज्वाइनिंग भी हो जाए, तो भैया कॉलेज में भी चौड़ आ जाएगी और मजे से आ जाएंगे। ठीक। दूसरा होता है कॉलेज का ड्रॉप आउट, नौकरी करी नहीं और जॉब मतलब क्या कहते हैं, आगे पढ़ाई कर नहीं रहा वो बंदा। तो अब वो सोच रहा होता है यार किसी भी तरह मेरा सीडीएस हो जाए, और उसका सपना भी सीडीएस होता है, वो कुछ और कर भी नहीं रहा होता। और लास्ट होता है वो बंदा जिसका आईटी जॉब होता है या जिसका वीकेंड ऑफ होता है। यही हिम्मत कर पाते हैं 3 लोग। अगर आप मान लो मैकेनिकल इंजीनियर, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, और आप जॉब की तैयारी करो, बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ ही नहीं होता। तो जो सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता उसकी तैयारी भी नहीं हो पाती। सूनर और लेटर वो इस एग्जाम की तैयारी करना छोड़ देते हैं। तो 90% जो आईटी जॉब वाले होते हैं जिनका वीकेंड ऑफ होता है, वो ही तैयारी कर पाते हैं। ये है पूरी मोटी मोटी कहानी। अब इस मोटी मोटी कहानी में हम जरा ना एक एक स्टेप समझेंगे कि तैयारी करनी कैसे है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपकी ही कहानी बयां करने वाला हूं कि तैयारी करनी कैसे एग्जैक्टली। ठीक है, समझते हैं। पहले जरा एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया दो है। पहला क्राइटेरिया है 19 से 22.5 साल, और दूसरा क्राइटेरिया है 19 से 23.5 साल। तो बात समझ नहीं आई, समझाता हूं। देखो, पहली बात तो कोई भी ग्रेजुएट इस एग्जाम को दे सकता है, बस डिप्लोमा होल्डर नहीं होना चाहिए। अब आप में से काफी लोग कहेंगे कि ये एज क्राइटेरिया समझ नहीं आया। देखो, 19 से 22.5 साल बॉयज के लिए है, अगर आप आईएमए, आईएनए या एएफए की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी। वहीं अगर आप ओटीई की तैयारी कर रहे हो तो आपका क्राइटेरिया है 23.5 साल। पर आप में से काफी लोग अगर सीडीएस की थोड़ी सी पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं, ये थोड़ा बहुत देख रहे हो, तो कहोगे कि एज क्राइटेरिया गलत है। पर मैं गलत नहीं हूं। देखिए, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाके देखोगे, पीडब्ल्यू की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां 25 साल लिखा होता है, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये। अच्छा, ये लाइन ना गलती से इसे प्लीज इग्नोर कर देना, मैं इसे काटना भूल गया, ये पुरानी है कुछ। ठीक है, चलिए। तो बट कहना ये चाह रहा हूं कि पीडब्ल्यू ने भी गलत लिख रखा है। इनफैक्ट अगर आप गूगल पे भी जाओगे तो गूगल भी ढंग से नहीं दिखा रहा, 24 साल दिखा रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। नाउ अब आपको समझना है यहां पर, इसको भी हटा दो, ये लाइन ना गलत आ गई, पुरानी वाली से आ गई है। चलो, अब सही क्या है मैं जरा समझाता हूँ। होता क्या है कि अगर हम गूगल की बात करें जिसने 24 साल लिखी है, तो 24 साल क्या है, अकेडमी ज्वाइनिंग की है, कि इंसान 24 साल तक अकेडमी ज्वाइन हो जाना चाहिए। ठीक है ना।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 23.5 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, और जैसे ही 23.5 एज पूरी हुई, आपको फॉर्म फिल करने का मौका नहीं मिलेगा। ये मोटा-मोटा है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो 24 तक दे सकता हूँ, 25 तक दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होता है, ध्यान सुनना, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, ठीक है, उसके लिए एक में एज रिलैक्सेशन होता है, अदरवाइज एज रिलैक्सेशन ऐसा देखा नहीं जाता। ठीक है ना? आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। नाउ एग्जाम की टफनेस को समझते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा टफ होता है एएफए, मतलब एयरफोर्स एकेडमी की सीटें सबसे कम होती हैं, सबसे कम सीटें होती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो फाइटर पायलट बनने की चाह रख रहे हैं, वो इस एग्जाम को टफ बना देते हैं। ठीक है, क्यों टफ बना देते हैं? एएफए के लिए मैथ्स, जीके या कह लो जीएस और इंग्लिश में तीनों मिलाकर 160 नंबर आने चाहिए, और 160 बहुत तगड़े नंबर होते हैं, मतलब हर बच्चा नहीं कर सकता, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा होगा ना, वो ही निकाल सकता है। मतलब कम से कम 1 साल तो उसकी तैयारी चल रही हो, तभी उसका फाइटर पायलट का सपना पूरा हो सकता है। दूसरा, ओटीएफए सबसे ज्यादा टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंग्लिश और जीके या कह लो जीएस मिला के ही तकरीबन 120 नंबर आने चाहिए। फिर होता है आईएमए, इसमें कहते हैं इंग्लिश, मैथ्स और जीएस मिला के अगर बच्चा 135 नंबर भी लिया है तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और आईएनए में क्या होता है कि इंग्लिश, मैथ्स और जीएस मिलाकर बंदा सिर्फ 110 नंबर भी लिया है तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। ये जब मैं सारे नंबर बोल रहा हूं तो पता है किस चीज के नंबर है? ये रिटन के नंबर है, कि रिटन अगर क्लियर हो जाता है तो एसएसबी का मौका मिल जाएगा। आई होप मेरी बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाउ अब मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप, ध्यान सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीटेक होल्डर हो, ठीक है ना, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इंडियन नेवी का के लिए ऑप्ट करो। आप जब फॉर्म भरोगे ना, तो वो कहेगा कि आपको कौन सी एकेडमी के लिए तैयारी करनी है। तो मैं चाहता हूं नंबर 1 को आप इंडियन नेवी भरो। क्यों? मैं समझाता हूं। जो इंडियन नेवी ऑप्शन है, वो फर्स्ट ऑप्शन भरने से फायदा क्या है कि इंडियन नेवी की एक रिक्वायरमेंट है कि खाली बीटेक वाले ही भरेंगे, और आईएमए में क्या है कि आर्ट्स वाला भी भर सकता है, कॉमर्स वाला भी भर सकता है और साइंस स्ट्रीम वाला भी भर सकता है। तो इसमें ना बहुत भीड़ होती है। ठीक है, एएफए में भी क्या है, एएफए में कहते हैं कि फिजिक्स और अगर मैथ क्लास 12th में है विद 60% तो आप भर सकते हो फॉर्म। क्लियर है? तो अब यहाँ पर खेल क्या है, बीटेक में यहाँ पर जो बीटेक वाले लोग होते हैं, इसकी वजह से संख्या जो आपका कंपटीशन हो जाता है इंडियन नेवी के लिए, वो सिर्फ 1 लाख लोग ही फॉर्म भरते हैं, और 1 लाख में से मात्र 50,000 ही आते हैं। तो सोचो कितना कम कंपटीशन है। तो इंडियन नेवी की कट ऑफ भी बहुत लो आती है, अगर आपको ध्यान हो तो। ये देखो 110। एक और बात बताऊं अमेजिंग, देखो ये है फाइटर पायलट के लिए, सब लोगों को फाइटर पायलट बनने का शौक होता है। तो पहले इंसान क्या सोचता है कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, करेक्ट? ये बात सोचता है वो। अब एयरफोर्स ज्वाइन करने के चक्कर में उसको नंबर लाने पड़ेंगे 160, जो कि बहुत तगड़ा है। पर अगर सोच के देखो, इंडियन नेवी में भी तो फाइटर पायलट होते हैं, नहीं याद आ रहे? अरे भाई कैसी कैसी बातें कर रहे हो, याद करो, तुमने वीडियोस में देखा होगा एक शिप होता है, ठीक है ना, और उस शिप से भैया प्लेन उड़ते हैं। क्यों? याद आ रहा है? उस शिप से भैया प्लेन उड़ते हैं। तो भैया जब ये फाइटर प्लेन शिप से उड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी तो पायलट चाहिए होते होंगे। तो वो इंडियन नेवी भी फाइटर पायलट के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देती है। और यहाँ पर कंपटीशन क्या है? बहुत कम। क्योंकि एक इंसान नॉर्मल आदमी का भेजा ये कहता है कि अगर पायलट बनना है तो क्या ज्वाइन करना है? एयरफोर्स। पर सही तरीका क्या है कि अगर फाइटर पायलट बनना है तो पहले कंपटीशन कम करो। तो कंपटीशन कम करने का तरीका है कि आप पहला ऑप्शन इंडियन नेवी चुनो। क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे यार इस वीडियो को तो लाखों लोग देख रहे हैं ना। इस वीडियो को लाखों लोग नहीं देख रहे। अगर ये लाखों तक पहुंच गई ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मेरा चैनल अभी जस्ट हाईजैक होके चुका है, और हाईजैक की वजह से ना मेरी एल्गोरिथम हो गई रीसेट। ये वीडियो लाखों लोगों तक नहीं पहुंच रही। ठीक है, तो अगर आपने मेरी वीडियो देख ली है तो ये ऑप्शन चूज कर लो, क्योंकि ये बात बहुतों को नहीं पता। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि
ध्यान रखो इसे जरा, ठीक है ना। मेरे चैनल के साथ तो ये तक हो गया था कि चैनल डिलीट हो गया था, डिलीट करके रिकवर कर रहा है, और रिकवर करने के चक्कर में मेरी बैंड बजी हुई है, तो इसे हार्डली 1000-1500 व्यूज मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाले। तो ये वाले ऑप्शन को आप छोड़ना मत, ठीक है ना। ये बहुत सही चीज है अगर आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है। चलो आगे देखते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन अगर इंडियन नेवी चूज कर लिया है आफ्टर बीटेक, तो अब आपके पास समझनी चाहिए पीसी और एसएससी। एक होता है परमानेंट कमीशन और एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन सिर्फ बॉयज को मिलती है, और बॉयज के पास 30 साल सर्व करने का मौका होता है। वहीं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, वो बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिलती है, और इसमें इंसान 14 साल की नौकरी करता है। मैं हर लड़के को ये कहना चाहूंगा कि देखो, आप पहले पीसी का ही ऑप्शन ऑप्ट करो, ठीक है। अगर आप पीसी के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। 30 साल समझते हो, मान लो 21 में आपने ऑफिसर बने, 30 में करा, तो आप 51 ईयर्स तक, मिनिमम 51 ईयर्स तक आप सर्विस करोगे ही करोगे। बट वहीं मान लो आप 21 में ऑफिसर बनते हैं, तो आप करीबन 35 ईयर्स की उम्र में, जिसमें आपकी जो छोटा बच्चा होगा, आपका जो छोटा बेबी होगा, वो 5 साल या 6 साल का होगा, तब आप फौज से रिटायर कर जाओगे। तो काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि यार 14 साल की में क्या ही बुराई है। अपने पापा के साथ बैठना, वो बताएंगे बेटा बहुत बुराई है। जब तुम्हारा बच्चा 5-6 साल का होता है और आपको 35 साल की उम्र में दोबारा नौकरी ढूंढनी पड़ती है, तो एक हेडेक देता है। काफी लोग कहेंगे मैं नौकरी के लिए थोड़ा ना फौज ज्वाइन कर रहा हूं। मैं जानता हूं आप नौकरी के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म में लॉजिक ये रहता है कि आपने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है कि मुझे चाहिए क्या और क्यों चाहिए। अगर आपको 30 साल यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिल जाएगा, तो हम मतलब मना कर दोगे क्या? नहीं ना। देखो, इनके पास शॉर्ट सर्विस का मौका है, जैसे गर्ल्स हैं, गर्ल्स की तो मजबूरी है कि यार 14 साल ही नौकरी कर सकती हैं, ठीक है। पर गर्ल्स के साथ जो ये मजबूरी है, ये आप क्यों ले रहे हो, समझ रहे हो। अब गर्ल्स के लिए मैं गुड न्यूज बताता हूँ। ऑन योर सर्विस रिकॉर्ड, अगर आपका सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहता है, तो सूनर आपको ना पीसी मिल जाएगी। अब आप देखना, जो वुमेन है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल तक भी जा रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल काफी अच्छी पोस्ट होती है, काफी बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है ना। तो आप इस बात का गम ना रखें गर्ल्स। बट अभी क्या है, यूपीएससी में ऐसा चेंजेस नहीं आए हैं, तो आपको ना अभी एसएससी से ही काम चलाना पड़ेगा। पर मैं मैक्सिमम बॉयज से कहूंगा, प्लीज ऑप्ट फॉर पीसी, डोंट ऑप्ट फॉर एसएससी। एसएससी में फिर आपका सर्विस रिकॉर्ड चेक होगा, फिर सारी पूरी लंबी कार्रवाई होगी, फिर मौका मिले या ना मिले, ठीक है ना। मैं जानता हूं आप काफी बहुत बड़े फैन फैन होंगे मेजर विवेक जैकब के, ठीक है ना, जिन्होंने 10 साल तकरीबन सर्विस दी, फिर रिटायर्ड हो गए। बट मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि हो सकता है उनको कुछ कारण हो, ठीक है, जो भी रीजन हो। आप 30 साल का ऑप्शन लो। आपको लगता है कि यार 10 साल के बाद छोड़ के आना, आ जाना। समझ रहे हो मेरी बात। आपको पता है मेजर विवेक जैकब के पास भी एनडीए एंट्री थी, और वो एनडीए एंट्री से 30 साल की सर्विस उन्हें मिली हुई थी। पर उन्होंने सोचा कि यार नहीं, मुझे 10 साल करनी है, ठीक है। पर ये ऑप्शन शुरुआत में ही डिलीट कर देना, ये कोई समझदारी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते जरा। अब देखो, आपको क्या होगा जब रिटन एग्जाम होगा, तो रिटन एग्जाम के लिए वो आपको कब बुलाएंगे, संडे को बुलाएंगे। संडे को कहेंगे हम आपके 3 पेपर लेंगे, पहला इंग्लिश, दूसरा जीके, तीसरा मैथ्स। समझ में आ रही है बात? हाँ। ये है बॉयज के लिए खाली। गर्ल्स और बॉयज ओटीए एंट्री के लिए कहेंगे वो कि मैं आपका इंग्लिश लूंगा, जीके लूंगा, बस। सारे पेपर 2-2 घंटे के होंगे, और सब में 100-100 नंबर आपको टोटल मार्क्स में से लेकर आने हैं, ठीक है। पर इसमें एक खेल है। खेल क्या है कि आप जो भी पेपर देंगे, ठीक है, चाहे आप मैथ्स का दें, चाहे आप इंग्लिश का दें, चाहे जीएस का दें, इन सब में आपको मिनिमम 20 नंबर तो लेकर ही आने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मैथ्स के पेपर में 20 नंबर लाने में फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका बाकी कोई पेपर चेक नहीं होगा। अब यहाँ पर खेला क्या रहा, खेला समझते हैं ना। देखो, ऐसा सीन है कि जब ये पेपर बनते हैं, ठीक है ना, कि भैया 20 नंबर ही मात्रा है, तो आपको ये बात समझनी होती है कि पहले जब हम 2013 में, 2011 में सीडीएस दिया करते थे, तो हम लोग ना मैथ्स, इंग्लिश और जीएस में, जीएस वाला पेपर फेल कर जाते थे 2011-2013 में, ठीक है। क्योंकि जीएस में 20 नंबर लाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी हमारे टाइम में।
और अगर कोई 30 नंबर ले आता था तो भी कहा जाता था कि अरे भैया ये तो भैया बहुत पढ़ाकू आदमी है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। और आज जब 2025 चल रहा है तो भी यही कहानी है कि भैया जो जीएस वाला पोर्शन है वो भैया हिलता नहीं है। क्यों नहीं हिलता? समझो मेरी बात। यहाँ पर होगा भाई, कहाँ था? ये देखो, जीएस में सब कुछ आता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, डिफेंस, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सब आता है। तो वो इतना वास्ट सिलेबस हो जाता है। और अगर आप देखो कॉलेज में, अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम हो तो आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है? 6 सब्जेक्ट के 6 एग्जाम होते हैं। यहाँ ये कह रहा है मैं एक पेपर लूंगा और एक ही पेपर में मैं 6 सब्जेक्ट पूछूंगा और हर सेक्शन हर सब्जेक्ट से 10, 15, 20 क्वेश्चन लूंगा। और तो यार ये बड़े बड़े कम कम क्वेश्चन हो गए और इसी चक्कर में लंका लग जाती है। ठीक है, बट इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा। पर पहले मैं थोड़ी चीज एक बार बता दूं, मैंने आपको जो नहीं बताई है, ये एक सबसे बड़ा सीक्रेट है सीडीएस एग्जाम के लिए, जो आपको समझना चाहिए। ये सीक्रेट अगर आपको समझ में आ गया तो आप पेपर फाड़ दोगे। देखो, जब मैंने सीडीएस निकाला था ना, तो मेरे बड़े भैया ने मुझे एक बात समझाई थी, शुभम, अगर तू सीडीएस निकालना चाह रहा है और आईएमए, आईएनए और एएफए निकालना चाह रहा है, तो तू एक बात नोटिस करियो कि जो भी बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करेगा उसके दो ही सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे, या तो मैथ्स या तो इंग्लिश। या तो मैथ्स में बहुत अच्छा होगा या तो इंग्लिश। ठीक है। और मेरे भैया ने सजेस्ट किया था कि शुभम, हो सके तो मैथ्स में बहुत अच्छा रहना, मैथ्स सुपर अच्छी कर लेना, चाहे इंग्लिश एक बार को वीक हो जाए। और उस टाइम क्या था, मेरी इंग्लिश तो स्ट्रांग थी और मैथ्स वीक थी। तो मैंने भैया से पूछा, भैया आप मैथ्स को क्यों कह रहे हो कि मैथ्स स्ट्रांग कर ले, मैथ्स स्ट्रांग कर ले? उन्होंने समझाया, मैथ्स में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और पूरा पेपर 100 मार्क्स का होता है। वहीं जीएस में एक क्वेश्चन 0.83 का होता है और सेम वे इंग्लिश में भी 0.83 का होता है। अब जरा तू दिमाग लगा, अगर एक क्वेश्चन करने पे तुझे 1 नंबर मिल रहा है, पर अगर मैं 0.83 से माइनस करूं तो तुझे कितने नंबर मिलेंगे? 0.17। इसका मतलब इंग्लिश वाला जब 10 क्वेश्चन सही करेगा तब वो तेरे पास जाके पहुंचेगा कि मैं मैथ्स वाले को बीट कर सकूं। तो ऐसा तो हो सकता है कि इंग्लिश जिसकी स्ट्रांग हो उसका पेपर निकल जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता इंग्लिश वाला अगर इंग्लिश में बहुत अच्छा है तो उसका पेपर निकल जाए, बट मैथ्स वाला अगर मैथ्स में बहुत अच्छा है तो वो मेरिट में एक बहुत तगड़ी रैंक लेकर आए। तो ये बात मेरे बात में समझ में आ गई, मेरे दिमाग में घुस गई कि अरे अरे अरे, ये बात तो सही कह रहे हैं भैया, ये तो गलत नहीं कर रहे हैं। और मेरिट बहुत बड़ी चीज होती है। समझो, तुमने रिटन निकाला, एसएसबी निकाला, मेडिकल क्लियर किया और लास्ट में मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम ही नहीं है, मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम ही नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम कितने खुश रहोगे? 1 साल की मेहनत, ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट जीरो, अंडा, कैसा लगेगा? घर बैठे हो तुम। तो बेहतर है पहले ही आप दिमाग लगा के काम करना शुरू करें। ठीक है। अब देखो, मेरा जो पूरा प्लान होगा 3 पार्ट में होगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। ठीक है। अब जब हम प्लान ए, प्लान बी, प्लान बी, सी के लिए जा रहे हैं तो याद रखना, मैं बात बॉयज के लिए भी करने वाला हूँ, गर्ल्स के लिए भी करने वाला हूँ। ठीक है। अब मैं समझा इस तरह से रहा हूं कि बॉयज मैथ्स पे बहुत मेहनत करें और गर्ल्स इंग्लिश पे बहुत मेहनत करें। ये मैं जब मेहनत करने की बात कर रहा हूं तो मैं कहता हूं 4 से 5 घंटे आप प्लीज मैथ्स मतलब मैथ्स को दें, एंड सेम गर्ल्स 4 से 5 घंटे इंग्लिश को दें। ठीक है। आपको कोशिश करना है कि मतलब एकदम इतना पेल दो मैथ्स को और इंग्लिश को कि पेपर मतलब ऐसा लगे हलवा। समझ में आ रही बात? मैं इस तरह से आपको प्लान बताने जा रहा हूं और 110% निकलेगा, 110% गारंटी। आप देखना जब आप सीडीएस एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको काफी लोग ऐसे दिख जाएंगे जो इसी स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे होंगे। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, पहले मैं आपको ना जीके से शुरू करता हूँ। देखो, जीके का सिलेबस है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जब आपका सीडीएस की नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करोगे ना ऑफिशियल वाली, तो उसमें सिलेबस लिखा होगा कि जो जनरल नॉलेज है उसमें हम करंट इवेंट के बारे में बात करेंगे, और जो रोज आप रोजमर्रा की चीजें देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो साइंस में, वो हम बात करेंगे। ठीक है। और हमें मानते हैं कि एक पढ़े लिखे आदमी को पता होना चाहिए ये। और ये पेपर इस तरह से होगा जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगी, ज्योग्राफी होगी। ठीक है।
और उसके लिए हम ये नहीं मानते कि उसको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की जरूरत हो। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर जो खेल हो जाता है ये थोड़ा सा वेग हो जाता है। वेग मतलब क्या होता है? अनक्लियर, कि यार ये पेपर निकलेगा कैसे? बात समझ में आ रही है? तो अब हमें इसे ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम इस पेपर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें सारी चीजों पे फोकस नहीं करना कि हम करंट अफेयर भी कर रहे हैं, हिस्ट्री भी कर रहे हैं, पॉलिटी भी कर रहे हैं, ज्योग्राफी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब करने की कोशिश नहीं करना। हमें चलना है इस प्लान से। प्लान क्या कहता है कि हमें मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी और करंट अफेयर ये पूरा का पूरा 100% अच्छी तरह से हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा अपने आप में एक मतलब एग्जाम क्वालिफाई करने की ताकत रखता है। ठीक है? और ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है? अब समझते हैं प्लान ए के अंदर क्या है। अच्छा, एक बात और, ये जो मैं पूरा प्लान आपको सामने रख रहा हूँ, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। ठीक है? अब टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हो। ठीक, या एक नंबर है, ये नंबर नोट कर लो। ठीक है? या ये वाला भी नंबर नोट कर लो, दोनों नंबर नोट कर लो। ठीक है? इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आपको वर्ड लिखना है प्लान, व्हाट्सएप पे। ठीक है? जैसे ही आप व्हाट्सएप पे प्लान लिखोगे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा इसका। बात समझ में आ गई? तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। याद रखना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना जरूर, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। एक बार को इस नंबर पे रिप्लाई नहीं आ पाया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एआई रिप्लाई नहीं कर पाता, कि एक साथ 300 लोग मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप, तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है? तो टेलीग्राम पे आपको जरूर मिल जाएगा। कोशिश मेरी ये रहेगी कि कहीं से फेल ना हो, ये पीडीएफ आपको मिल जाए हर हाल में। इस पीडीएफ के अंदर आपको ना इस तरह से मैं आपको सब कुछ सजा के दे दूंगा कि साइंस का सिलेबस क्या है, ज्योग्राफी का क्या है, करंट अफेयर का क्या है, हिस्ट्री का कैसे करना है, सब सब तमीज में एकदम। ठीक है? चलो, अब यहाँ से हम जरा आगे चलते हैं। तो पहले प्लान की कहानी पे आते हैं। प्लान ए। प्लान ए क्या कहता है? 3 मुख्य पिलर आप बना के रखो। पहला पिलर कि आप मैथ्स, साइंस और इंग्लिश पे दम लगाओ। क्यों? मैथ्स में 100 क्वेश्चन है, इंग्लिश में 120 क्वेश्चन है, और साइंस में 28 से लेके 32। और गर्ल्स के लिए मैथ्स नहीं है, ये 2 सब्जेक्ट्स है मेन। ठीक है? नाउ अब कहानी शुरू होती है साइंस से। देखो, कायदे में तो कुछ सालों से क्लास 11 की फिजिक्स भी देखने को मिली है, छोटे मोटे टॉपिक्स। ठीक है? जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी होगी। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, sp1 sp2, ये वाली कहानी आपने देखी होगी। तो ये ऐसे भी टॉपिक देखने को मिले हैं। ठीक है ना? केमिस्ट्री कह लो, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो ये देखने को मिला है, अगर आप टोटल साइंस की बात करो, क्लास 11 की देखने को मिली है। बट मैं आपसे ये कहूंगा कि आप 11 की साइंस तभी देखो, या तो आप बीएससी कर रहे हो या आप बीटेक कर रहे हो। समझ लो मेरी बात। बीएससी बीटेक वाला जो बच्चा है, वो प्रॉपर ढंग से साइंस रिवाइज कर ले एक बार। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक। ठीक है? अगर आपने साइंस अच्छे से कर ली, मैं आपको बता रहा हूं, आप इतने खुश हो जाओगे ना कि यार ये तो मैंने सबसे बड़ा काम करा। क्योंकि साइंस से तकरीबन 25 से लेके 30 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं, ये आपका बेड़ा पार करा देते हैं और सबसे आसान कर देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ रटने वाला नहीं होता, सब कुछ समझने वाला होता है। और फिर आप कभी भी सीडीएस दे रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप आर्ट एंड कॉमर्स के हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, किसी भी हाल में जो मैं आपको टॉपिक्स बताने जा रहा हूं वो कर लो। ये टॉपिक आपको क्लास 9-10 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। कोई बच्चा साइंस को स्किप नहीं कर सकता, चाहे वो आर्ट का हो, चाहे कॉमर्स का है, चाहे किसी भी स्ट्रीम का है। ये चैप्टर्स आपको करने ही करने हैं, बहुत छोटे कर दिए, 6 टॉपिक्स कर दिए। आपको इनसे 110% क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। सेम वे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको मेन फोकस फिजिकल केमिस्ट्री होना चाहिए। आज तक सिर्फ एक बार, इतिहास में 20 साल में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं। अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देखा नहीं गया है। ठीक है ना? और अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, ठीक है ना, एनसीईआरटी पढ़ने में नींद आती है वगैरह वगैरह वगैरह, जस्ट यूट्यूब पे जाना, मेरा नाम लिख देना, शुभम वार्ष्णेय साइंस, और आपको 9th 10th 11th पूरी की पूरी एनसीईआरटी में समझा दूंगा फ्री में। 2 रुपए नहीं लूंगा मैं आपसे। ठीक है? बस वीडियो के नीचे लिख देना कि कैसी लगी है बस। अदरवाइज आपका मेन प्रायर क्या होना चाहिए
कि अगर आप आर्ट एंड कॉमर्स है 9-10 देख लो, और अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो 9th 10th और एक बार 11 देख लो। इतना अगर आपने देख लिया तो आपका बेड़ा पार होना तय है, किसी का बाप नहीं हो सकता आपको, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक की बात हो गई। अच्छा एक बात और, कि अगर साइंस को समय देना चाहिए तो कितना समय देना चाहिए? मैं चाहूंगा कि आप साइंस को आराम से 2 महीने दो, 2 मंथ दो। 2 के 3 भी लग जाए ना तो घबराना नहीं। साइंस अगर हो गई तो बाकी सब्जेक्ट जीके के आराम से हो जाएंगे, बस साइंस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई, आगे चलते जरा। अच्छा बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में यही टॉपिक आते हैं बस, यही बायोलॉजी की टॉपिक है, इससे बाहर नहीं आएगा। और ये 110% है। आप कोई भी पेपर देख लो, आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप कोई भी टॉपिक देख लो, मतलब कोई भी पेपर देख लो, इससे आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को ही मिलेगा। सिर्फ यही 2 टॉपिक हैं जिन पे 50-50% होता है, बाकी ये सारे टॉपिक आपको मिलते ही मिलते हैं। पर मैं आपसे यही कहूंगा, सब करो। 5 टॉपिक में आपको घिस नहीं जाओगे, 5 टॉपिक तो मतलब एक दिन में भी हो जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना। पर मैं कहूंगा जब आप तैयारी कर रहे हो तो 2 महीने की अगर आपकी प्लानिंग है साइंस करने की, तो बायो को सबसे आखिर में देखना, वरना भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर रटना पड़ेगा आपको। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल्स पे। यस, तो न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना चाहिए। स्पेशली मैं बोलता हूँ कोई भी बच्चा जो है साइंस स्ट्रीम का है वो न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेगा। और अगर आपको साइंस की प्रैक्टिस करनी है कि यार कोई भी क्वेश्चन आ जाए साइंस का, मुझसे नहीं छूटना चाहिए, तो गो एनडीए पीवाई की, एनडीए पीवाई को वो उठाओ और वो करो। उसमें क्या होगा कि 11th के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे साइंस के, और बिल्कुल फॉर एकदम ऐसा करके आओगे पेपर, कुछ छूटेगा नहीं। प्लस एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल है और जो एग्जाम्पल है उसके न्यूमेरिकल कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। आप साइंस के हो, साइंस के बच्चे को मोटा मोटा, मतलब मैं कहूं अगर मैं, आपने 11th या 10th में 60% नंबर भी लाए हो ना, 60-55 भी लेकर आए हो, तो भी आपको ना तकरीबन 50% एनसीईआरटी याद है, मोटी मोटी, इतना बड़ा नहीं आता, ठीक है ना। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, कर सकते हो, कोई भी बच्चा कर लेगा। देखो खेल यहाँ पर पता है क्या है, लगे रहना। सीडीएस एग्जाम ना कोई भी टॉपर नहीं निकालता कि 90% वाला है ना। 90% वाला भैया अब तक तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या लगता है इंडिया में बैठा होगा? वो भाई दे चुका होगा जीआरई, ठीक है, और वो देश से बाहर जा चुका होगा। वो सोच रहा होगा मैं एमएस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो ऐसे काम करने में लग गया होगा, या आईआईटी से एमटेक करूंगा, ऐसी ऐसी कहानी करने लग गया होगा, ठीक है। ज्यादा ही टॉपर निकला तो क्या सिविल सर्विस दूंगा। उसका सपना फौज नहीं होता 99%, ठीक है। उसको समझ में आ चुका था बचपन में मेरा एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग है, तो मैं कुछ बड़ा करूँ, ठीक है, एकेडमिक्स में कुछ बड़ा करूँ, या पीएचडी कर रहा होगा, ऐसी हरकतें कर रहा होगा। सीडीएस निकालने वाला बहुत ही बेसिक आदमी होता है, 60% वाला आदमी होता है, ठीक है, 60-70% से ज्यादा नहीं लाया होता वो कभी। सिंपल बच्चे ही निकालते हैं सीडीएस। तो दिमाग इतना चलाना नहीं, बस लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। दिमाग जब कहे बस हो गया, नहीं भाई अभी कहाँ हुआ, आखिरी बॉल तक खेलता हूँ मैं, समझ में आ रही है? ये वाली फीलिंग होनी चाहिए, आखिरी बॉल पे छक्के मारना वाला हीरो हूं मैं, ये कहानी होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में। हार नहीं माननी, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो न्यूमेरिकल से घबराना मत, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सिंपल आते हैं, बहुत फॉर्मुला फॉर्मुला बेस्ड आते हैं एकदम। जैसे ये है मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ 50 केजी वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर बाय 10 सेकंड, सिंपल पावर का फॉर्मूला लगा, वर्क अपॉन टाइम, हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको मास दे रखा है, ये आपका मास हो गया, एक्सलेशन आपका जी हो गया, ठीक है, टाइम आपका 10 सेकंड हो गया, क्लियर है। यहाँ पर आपकी डिस्टेंस दे रखी है तो 8 मीटर डाल दिया, यहाँ पर खत्म कहानी, हो गया क्वेश्चन। समझ आ रही बात? क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल आते हैं, कोई ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं आता है, बहुत सिंपल सिंपल, पर क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं राम। अब आते हैं इंग्लिश। ओके, मैंने आज तक हमेशा हमेशा ऐसा सुना है कि अगर सीडीएस का पेपर नहीं निकला है तो उसका सिर्फ एक मेन कारण है, इंग्लिश का पेपर हर साल चेंज हो जाता है। मैं, आप देखना, आप भी शायद एक बंदे होगे वो कहेगा कि यार मैंने इस बार तैयारी बहुत अच्छी थी, पर इंग्लिश का पेपर चेंज हो गया, इस वजह से मेरा हो नहीं पाया। आप भी हो सकते हो कहने वाले, हो सकता है ये शब्द अभी याद ना है, मतलब अभी आपको ऐसा लगा क्या बेकार की बातें कर रहा है। पर अगर कोई बच्चा जिसकी सीडीएस ने पहले, मतलब सीडीएस की पहली तैयारी करी है और ये वीडियो ढूंढते ढूंढते आया है, तो प्लीज भाई कमेंट कर देना अपनी ये फीलिंग, ठीक है ना। तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये बात गलत नहीं है। फर्स्ट टाइम जो कर रहा है ना पेपर, ये फर्स्ट टाइम जो देने आ रहा है, उसको ये बात समझ नहीं आ रही होगी। इंग्लिश ही है वो पेपर, क्योंकि यार कोई भी बच्चा हो,
उसके लिए इंग्लिश की तैयारी कंफ्यूजिंग वाली है कि भैया होता कैसे है ये, क्या क्या करूं मैं तैयारी में। इंग्लिश तो इन्फिनिटी है, कितनी तैयारी करूं। तो मैं क्लियर कर दे रहा हूं, देखो इंग्लिश का पेपर अगर आप सिलेबस चेक करो, ये आजा भाई आजा, ये रहा इंग्लिश का पेपर। क्या लिखा है यहाँ पर, हमने एक ऐसा पेपर बनाया है जिससे कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग अंग्रेजी के लिए चेक कर सके, जिसमें शब्दों का इस्तेमाल भी हम चेक कर सकें। ठीक है, मतलब वो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, मतलब इंग्लिश को समझ पाता हो, उसको इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत ना आती हो, और उसका वर्ड्स पे वो मतलब पावर कैसी है, होल्ड कैसा है। अब इसने कहीं नहीं समझाया कि इंग्लिश का वो क्या लेवल मांग रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, अंग्रेजों ने ना इंग्लिश का एक लेवल बनाया है। इंग्लिश का जो ये वाला लेवल होता है, इसमें ऐसा लेवल होता है जिसमें बच्चा बोल मतलब कोई इंसान बोलता है बल्ब, ट्रेन, गैस, पेट्रोल पंप, ये आम शब्द बोल पाता है। ठीक है ना, A1 A2 ये वाला लेवल होता है। B1 B2 लेवल वो होता है जो आपका स्कूल में होता है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में होता है, सीबीएसई में। मतलब बच्चा इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ पा रहा है, बच्चा सिंपल सेंटेंस माय नेम इज शुभम वाशने ऐसे सेंटेंस बोल पा रहा है, वो B1 B2 है कि मतलब सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकता है। C1 C2 इज व्हाट दे आर डिमांडिंग। ठीक है, C1 C2 क्या होता है, आप जरा यहाँ पर ये वर्ड्स देखो। ठीक है ना, ये सारे वर्ड्स, ये वाला वर्ड बड़ा सिंपल देखा, इंटीमेटेड, बहुत ही सिंपल होगा, हो सकता है अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक हो तो आपको पता हो। ठीक है ना, पर ये वाला वर्ड आपको पता होगा। ठीक है, ये वाला वर्ड हो सकता है पता हो, इंस्ट्रक्शन वर्ड तो बहुत कॉमन है। पर ये जो यहाँ पर ये वाले वर्ड लिखे हैं ना, ये आपको डरा देंगे। अब वो आपको कहेंगे ये क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा। समझना मेरी बात, तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है, पहले क्या था कि इतने लेवल के टफ क्वेश्चन नहीं आते थे, बेसिक पेपर आता। अगर आपने पापा ने कभी पेपर दिया है ना जी सीडीएस का, तो कहते होंगे सिंपल सिंपल इंग्लिश आती है, इतनी खतरनाक नहीं आती, पर अब आती है भाई। ठीक है ना, अब जरा समझो यहाँ पर खेल क्या है कि पुराना पेपर का पैटर्न था कि एंटोनिम देंगे, सिनोनिम देंगे, फिल इन द ब्लैंक देंगे, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस दे देंगे, इडियम फ्रेज दे देंगे, रीजनल सेंटेंस दे देंगे, छोटे छोटे जो पुराना एक सिंपल सा पेपर होता है वो दे देंगे। बट अब चेंज कर दिया उन्होंने, कह रहे हैं वोकैबुलरी के बेस पे हम तकरीबन आपको 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपको हम वोकैबुलरी बेस वाले देंगे। ठीक है ना, ठीक है, अब ये वाले जो क्वेश्चन है ये हम आपको दे देंगे, बाकी जो बचा हुआ 40% पेपर है हम आपको इससे मिलाकर और इससे मिलाकर दे देंगे। तो ऐसा कर दिया है कि वोकैबुलरी का जो वेटेज है वो 60% देखने को मिलता है, और 40% किसका देखने को मिलता है, ग्रामर का। ये पूरा खेल है, खेला समझो अब। ठीक है ना, थोड़ा और समझते हैं जरा मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो आम आदमी को जब इंग्लिश सिखाई जाती है तो ऐसे वर्ड सिखाए जाते हैं जो हर जगह इस्तेमाल कर सकें। जैसे मैं कहूं वेरी अगली, तो भी आपको मीनिंग समझ में आता है ना। मैं कहूं वेरी ब्यूटीफुल, तो भी आपको मीनिंग समझ में आता है। तो वेरी वर्ड एक ऐसा वर्ड है कि आप कहीं भी लगा लो मीनिंग समझ में आ जाएगा। समझ लो, नाइस, नाइस बॉय, नाइस पेन, तो आपको क्या है, मीनिंग समझ में आ रहा है, अच्छा नाइस मतलब अच्छा। ठीक है, ब्यूटीफुल सुंदर, कुछ भी लगा दो, ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल गर्ल, आपको मीनिंग समझ में आ रहा है। अब इसी वर्ड को देखो चेंज कर दिया है, वेरी की जगह यहां पर कर दिया है ब्लिसफुल, नाइस की जगह यहां पर कर दिया है पिक्चर्स व्यू, ब्यूटीफुल की जगह कर दिया स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर। नाउ अब ये सारे जो वर्ड्स हैं ये स्पेशली यूज होते हैं। ब्लिसफुल का मतलब होता है एक ऐसा आपका फीलिंग जो बड़ी हैप्पी टाइप की, बहुत ही कमाल की है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छी है, फीलिंग्स के लिए ब्लिसफुल इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, नाइस की जगह याद किया पिक्चर्स व्यू, जो भी कोई ऐसी सीनरी टाइप की जगह होती है ना उसके लिए पिक्चर्स क्यू यूज किया जाता है। स्पेक्टेकुलर का मतलब क्या होता है पता है, जब कोई चीज इतनी कमाल की देख लो जो आप सोच नहीं सकते थे, उसके लिए यूज करा जाता है। तो देखो लेवल ऑफ इंग्लिश एक सेंटेंस में, सिंपल से सेंटेंस में बदल गया। समझ में आ रही है बात, तो ये छोटी छोटी बात है। और जैसे ही आप नोटिस करना किसी भी सेंटेंस में 3 वोकैब आ जाएं, कभी भी अपनी पूरी लाइफ चेक करना, थोड़ा रिमाइंड करो, रिकॉल बैक करो, किसी भी अपनी पूरी लाइफ में अगर 3 बार आपके सेंटेंस आ गए, मतलब 3 ऐसे वर्ड आ गए जो आपको समझ नहीं आ रहे, आपको सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ में आएगा। 3 वोकैब ऐसी जो आपके समझ में नहीं आई,
पूरा सेंटेंस गायब दिमाग से। खतरनाक हो चुका है मामला, बहुत ज्यादा खतरनाक। ठीक है, नाउ आगे चले रहा। अब मैंने आपके लिए ना यूट्यूब पे आपके लिए वीडियो बना दी है, ठीक है। आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो ना, सिंपल आप टाइप करना शुभम वार्ष्णेय और उस सब्जेक्ट का नाम है शुभम वार्ष्णेय इंग्लिश, शुभम वार्ष्णेय इंग्लिश ग्रामर, शुभम वार्ष्णेय इंग्लिश वोकैब। आपको वो वीडियो पूरी मिल जाएगी और मैं वादा कर रहा हूं आपको इससे बाहर एक चीज नहीं आएगी, एक चीज एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगी, मेरा वादा है आपको। आपको बस लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। अगर वो आप कर गए, फाड़ दोगे पेपर, आप फाड़ दोगे, समझ रहे हो मेरी बात। चलो अब देखो, एक बात और करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। आपको ना 3 लेवल है। अगर मान लो आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आपको ना बुक रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई भी हो, बुक रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो बिना बुक रीडिंग तो हो ही नहीं सकता। किसी का बाप तुम्हें एग्जाम क्लियर नहीं करवा सकता अगर तुम्हारी बुक रीडिंग बहुत टट्टी है। क्लियर है। तो मैं तो तुम्हें हर हाल में यही कहूंगा, किसी भी हाल में आप बुक रीडिंग को बहुत ज्यादा जोर दो। और अगर आप बुक रीडिंग करोगे ना तो पेपर फाड़ दोगे। ठीक है, क्यों कह रहा हूं मैं, देखो आप नोटिस करो, जब भी कोई चीज आ रही है तो सेंटेंस फॉर्म में आ रही है, चेक करो। कोई भी आप सीडीएस का पेपर देख लेना, वो सेंटेंस फॉर्म में होगा। अगर मीनिंग भी जानना चाहता है ना, तो सेंटेंस फॉर्म में होगा वो। तो अगर आपको सेंटेंस पढ़ के मीनिंग निकालना आ गया तो भी आपका काम बन जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो रीडिंग करने की आदत अगर आपकी टफ वोकैबुलरी के साथ बन गई तो बहुत मतलब मजा आ जाएगा। देखो ये वाली किताब है जो सबसे आसान है, हार्डली 1 वीक में कोई भी बच्चा इसे कर लेगा। और बहुत कमाल की किताब है, आपको सीडीएस में जो एक करेक्ट माइंडसेट होता है ना वो समझा देगी। ठीक है, ये वाली किताब मैंने खुद लिखी है, ये आप खरीद नहीं सकते। ठीक है, अभी मतलब खरीद क्या मतलब, इसे कोई अभी मैंने अभी पब्लिशर के पास लेके नहीं आया हूँ। ठीक है, ये किताब आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी। और टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल कि ये किताब लेकर आपको पढ़ना है। पहले ये किताब पढ़नी है, फिर ये किताब पढ़नी है, फिर ये वाली किताब। इसमें आप रो दोगे, मैं बता रहा हूं आपको। आप खुद कहोगे कि सर मेरी जिंदगी का आपने दुख बना दिया ये किताब, मैं मजाक नहीं कर रहा। और अगर ये किताब पढ़ गए, उसके बाद चाहे यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, चाहे आईलेट टॉफल हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो आप फाड़ के आओगे। ठीक है, या जीआरई हो, कोई भी एग्जाम हो। और सीडीएस तो बोलना ही भूल गया, सीडीएस, एफ कैट, ठीक है ना, सीएपीएफ, कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आ रही है आप फाड़ के आओगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। लेवल ध्यान रखो, ये 3 लेवल हैं, इनको ध्यान रखना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो इस वाली बुक को छोड़ दो, सीधे इस बुक पे जंप करो, फिर इस बुक पे आ जाओ। और अगर आप हिंदी मीडियम के हो या आप इंग्लिश मीडियम के भी हो और कमजोर लगती है इंग्लिश, नहीं पढ़ा जाता और किताब तो बिल्कुल ही नफरत है मुझे, तो पहले मैं आपसे कहूंगा ये वाली किताब। ठीक है, गोली। चलो आगे चलते हैं। तो अब अगर इंग्लिश का पेपर अगले साल चेंज हो जाए तो डरना मत, मैं तुम्हें पूरा मेथड बता दिया है कैसे कैसे क्या करना है, घबराना नहीं। अच्छा एक किताब और है जिसके बारे में मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, उसका नाम है वर्ड पावर 3 2 1 गो। एक किताब है जिसका नाम है वर्ड पावर, अबे चलना बे भाई पेन, हाँ चल गया चल गया चल गया चल गया, सॉरी सॉरी। किताब का नाम है वर्ड पावर मेड इजी। ओए होए क्या किताब है, 100 रुपए की ये किताब, एक जादुई किताब है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप मुझे खुद ही लिख दोगे, सर आई लव यू, आपने मेरी जिंदगी खोल दी। मैं बता रहा हूँ, इससे बढ़िया कोई किताब नहीं बनी एक वोकैब को समझाने के लिए। ठीक है, मतलब मैं खुद इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं कई बार सोचता हूँ यार ऐसी किताब लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कई बार, क्योंकि एक किताब तो मैंने लिख दी तो मुझे लगता है कि मैं दूसरी किताब भी लिख दूंगा, ऐसा मुझे फील आती है कि, बट मुझे समझ नहीं आता इतनी बेहतरीन किताब की इंसान मर चुका है। ऑथर का नाम है नॉर्मन लुइस। ये आदमी मर चुका है पर इसने ये किताब लिखी कैसे यार, इसको कैसे पता है कि ऐसे लिखना चाहिए, ये है वो है। मजेदार, मतलब कमाल का आदमी है, फाड़ फाड़ आदमी है, फाड़। ठीक है चलिए, यहाँ तक की बात हो गई।
आगे चलते हैं जरा हम। ओके, चलिए अब आते हैं कि आप ना प्लीज सीडीएस का लेवल जब इंग्लिश का देखें तो वो सबसे हाईएस्ट देखें, और बाकी जितने भी एग्जाम हैं जैसे आईबीबीपीएस, एसएससी, एनडीए, ठीक है, वो बहुत छोटे एग्जाम हैं। तो मन लगा के इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लो और तुम फाड़ के आओगे, ठीक है। प्लीज प्लीज मेक श्योर इंग्लिश बेहतरीन होनी चाहिए सीडीएस के लिए, कहना है अभी चाह रहा हूं मैं। लिटरली अगर मैं बोलना चाह रहा हूं तो सीडीएस की इंग्लिश के लिए अगर आप स्कॉलर नहीं बने तो पेपर नहीं बन पाएगा, निकल नहीं पाएगा, ठीक है। आप में से काफी लोग मुझे बाद में गाली देंगे, बट यकीन मानो, अगर आप किसी भी तरह से इंग्लिश में 60 नंबर लाना सीख गए 100 में से, यू विल से, अगर इस आदमी ने मुझे गाइडेंस नहीं दी होती ना तो शायद मैं यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाता, ठीक है। और मेरी गाइडेंस से लोग ने 100 में से 80 नंबर भी लेकर आए हैं, ठीक है। गर्ल्स से स्पेशली कह रहा हूँ, गर्ल्स तो प्लीज मेरी इस बात को गांठ बांध देना कि ऐसे ही करनी है तैयारी। मैं किसी रैंडम टीचर के लिए नहीं कह रहा कि बुक्स पढ़ो ना, मैं स्पेसिफिक स्टेजेस बता रहा हूँ, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ऐसे ही करना है, ठीक है। ये भी बता रहा हूँ कि ग्रामर वोकैब कैसे करनी है, वो भी बता दिया मैंने। हर एक चीज मैंने आपको क्लियरली बताई है। मैंने ढूंढने में बहुत टाइम लगाया है। ऐसा हुआ था, मैं अपनी कहानी बताऊं। सीडीएस पहले अटेम्प्ट में निकाला, आईएमए। दूसरे अटेम्प्ट में निकाला, आईएमए। तीसरे अटेम्प्ट में निकाला, आईएमए। चौथे अटेम्प्ट तक मेरा आईएमए के अटेम्प्ट खत्म हो गए थे यहां पर आते आते, ठीक है। तो मेरे को ओटीए देना पड़ा, ओटीए नहीं निकला, ये नहीं निकला, ठीक है। फिर पांचवें अटेम्प्ट में फिर ओटीए निकाला। तो क्यों नहीं निकला ओटीए? क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक थी, ठीक है ना। तो प्लीज 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 मेक श्योर कि आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि अगर पेपर फाड़ना है तो काम तमीज में, तभी हो पाएगा। देखो भाई, अब कहानी में हमारे पास यहां से आगे जाके मैथ्स आ जाती है। अब समझो, गर्ल्स थोड़ा सा या तो आप आगे बढ़ा लो इसे, या बॉयज के साथ जरा ऐसा समझ लो, ये तुम्हारा कोई दोस्त, भाई, बॉयफ्रेंड जो भी हो, उसकी मदद हो जाएगी। देखो, खेल यहाँ पर सारा ये है कि ये वाला जो सेक्शन है, ये है आपका सबसे बड़ा हथियार सीडीएस मैथ्स के लिए। अगर आपने इसमें टाइम झोंक दिया तो आपका ना बल्ले बल्ले। और ये सबसे स्लो होता है करना, क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज्यादा लंबे हैं। आप ज्योमेट्री करने बैठोगे, आपके 20 दिन तो यूं ही गए, ठीक है। 10-15 दिन इसमें गए, फिर एक महीना इसमें चला जाएगा, ठीक है। ये 1-2 हफ्ता ले जाएगा आपका। तो ये थोड़ा स्लो है करना। तो प्रॉब्लम ये है कि एफकेट में ये वाले टॉपिक्स आते हैं, और सीडीएस में इसका वेटेज क्या है, 40% है। क्लियर है? अब आपके ऊपर ये सवाल आ जाता है कि यार मैं करूं तो क्या करूं। मैं आपकी जगह होता, ठीक है ना, तो पहले मैं एफकेट के अकॉर्डिंग 31 जनवरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 31 जनवरी के अकॉर्डिंग डेडलाइन मान के एफकेट की तैयारी के साथ मैं ये टॉपिक करता। बट मैं साथ साथ स्लो 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 मैनर में ये करता चलता, क्योंकि 2-3 महीने में काम खत्म नहीं होगा। क्लियर है? ये बहुत जरूरी चीज है। और मैं ध्यान रखता कि अगर मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा हूं तो नंबर सिस्टम जरूर करता, क्योंकि अगर 60% और +10% का वेटेज डालना है तो नंबर सिस्टम ही चैप्टर है जो वेटेज डाल रहा है आज तक, और आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथ्स और नॉन मैथ्स दोनों लोग होते हैं, मतलब आर्ट साइड और कॉमर्स साइड के भी, और मैथ्स वाले होते हैं साइंस स्ट्रीम वाले, ठीक है। कोई भी आर्ट एंड कॉमर्स वाला ये स्टंट ना करे कि वो 3-4 महीने में पेपर फाड़ देगा, नहीं। जो मैथ्स छोड़े 5-6 साल हो गए हैं, उसको ठीक करने में मिनिमम 1 ईयर तो लगता ही लगता है। 1 साल से कम में ये एग्जाम में मैथ्स आप ठीक ही नहीं कर पाओगे, तो अभी ट्राई मत करो। और अगर ट्राई करोगे तो पहले 7th की और 8th की आर्य सवाल करनी पड़ेगी। जब मेरे पास कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ने आता है ना, तो मुझे एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, और जीरो से स्टार्ट करने के चक्कर में ही सारा मामला एकदम रायता फैल जाता है और दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे अगर कोई बच्चा 1 साल देता है तब मैं करा पाता हूँ, वो भी गाइडेंस के साथ, मतलब मैं होता हूँ तब 1 साल में। और अगर आप खुद कर रहे हो
तो आप कह रहे हो 3-4 महीने में फाड़ दूंगा, इट्स वेरी टफ। ठीक है ना? तो मैथ्स साइंस वाले ही मैथ्स को छेड़े अभी। अरे यार, अब देखो मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, सारे टॉपिक्स इसमें, एडवांस मैथ, अर्थमेटिक, सब कुछ है इसमें। तो प्लीज मेक श्योर आप करो। खुद की प्रैक्टिस के लिए करना है तो कैट एग्जाम की एक किताब आती है, पुरानी ले लेना कहीं से भी, और उसमें ना लेवल 1 करना है बहुत ज्यादा, पीवाईक्यू करने हैं। ठीक है, ये अगर कर गए तो हो गया काम। ये आपको करने ही करने हैं। ठीक है, यहां तक के पहले 2 स्टेप तो मैं आपको यूट्यूब पे करा दूंगा बहुत आराम से। इनफैक्ट अगर आप चाहोगे तो मैं ये वाला लेवल भी यूट्यूब पे कराना शुरू कर दिया है मैंने, आप ये कर सकते हो। क्लियर है? एक नियम बांध लेना कि मैथ्स का एक क्वेश्चन जो तुम करोगे वो तुमसे बिना देखे हो जाना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप मैथ्स में 50% मार्क्स लाते थे, 60% मार्क्स लाते थे, या 100 वाले थे। आप टॉपर से लेके फेलियर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैथ्स करे हुए कई साल हो गए हैं, समय तो लगेगा। ठीक है, और जीरो से उठना पड़ेगा। आगे देखिए जरा। अब आते हैं, अच्छा ये बात तो मैंने आपको बता दी, सारी चीजें मैं आपको एक पीडीएफ में दे दूंगा। ये सारा सिलेबस सब कुछ आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है ना? मेक श्योर बस आपके पास टेलीग्राम हो, टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया। चलिए आगे बढ़ते जरा। अब हमारे पास आता है प्लान बी। प्लान बी में हमारे पास ये 2 सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं, ज्योग्राफी और करंट अफेयर। ठीक है, ये प्लान बी का मतलब जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि तैयारी सिर्फ यहां तक ही हो पाई, यहां तक हो ही नहीं पाई, ये सब्जेक्ट छू ही नहीं पाए आप। क्लियर है? अगर आप इतना भी कर गए तो आप 110% एग्जाम निकाल दोगे और मेरिट में आपका नाम होगा। अगर ये तमीज में कर गए तो समझो कैसे होगा ये। देखो सबसे पहले करंट अफेयर समझ लो, लास्ट 6 महीने की आती है। कुछ लोग कहते हैं 1 साल तक की आती है, कुछ लोग कहते हैं 2 साल तक की भी आती है। पर आप ये समझो कि आप 6 महीने को टारगेट करो। ठीक है, अगर मान लो 1 साल पहले का कोई एक क्वेश्चन आ गया, उस एक क्वेश्चन के लिए 1 साल की पढ़ते रहोगे, या मैं कहूं 2 साल का आ गया तो 2 साल तक की करंट अफेयर नापते ही रहोगे। प्रैक्टिकल देखो ना यार, प्रैक्टिकल होना भी इंपॉर्टेंट होता है। एक बच्चा डरता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है, ओए भगवान ये क्वेश्चन कौन सा है, और उसने ढूंढ लिया, हे भगवान वो 1 साल पुरानी तक भी पूछ रहे हैं। अरे मेरी जान, एक क्वेश्चन देख के क्यों घबरा रहा है, बाकी क्वेश्चन भी देख। मैं कहता हूँ 3 क्वेश्चन भी 1 साल पुराने आ गए, 3 क्वेश्चन, तो डरने का नहीं। हमें पेपर निकालना है, पेपर में महारत हासिल नहीं करनी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्रैक्टिकल सोच के देखो, 6 महीने में आप सब कुछ नहीं कर सकते, 4-6 महीने में सब कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिकलिटी के साथ करोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा, पेपर निकलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले मैं करंट अफेयर की वीडियो बनाता था, बट हो क्या गया था कि मेरा चैनल डिलीट हो गया था। तो अब मैं अगर करंट अफेयर बनाऊंगा तो मेरे पास कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, जैसे सीडीएस जननी हो गया, इनसाइड एसएसबी हो गया, पीडब्ल्यू, खासकर पीडब्ल्यू तो बाप बने बैठा है। तो अब ये सारे के सारे जो हैं उनसे मैं compete करके अपना डिलीट वाला जो चैनल है उसे रिकवर करके उठा नहीं पाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि करंट अफेयर की मैं आपको पीडीएफ दे दूं, और वीडियो आप अगर देखना चाहें तो किसी और की देख लें। ठीक है ना? चलिए, अब यहां से क्या सीन है कि करंट अफेयर में मैं चाहता हूं कि आप इन्हीं टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। ये टॉपिक्स अगर आप कर गए, आप ना पेपर फाड़ दोगे, आपको लगेगा अबे इतना आसान था, कैसे कर लिया मैंने ये ही टॉपिक्स हैं जो हर यूट्यूबर आपको फोकस करके पढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि इन्हीं करंट अफेयर के टॉपिक से क्वेश्चन घुमा फिरा के 90% तो आएंगे ही आएंगे। 10% रैंडम आता है, 10% रैंडम आता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आती है क्लास 11 की। ठीक है ना? पार्ट 1 और पार्ट 2 बोथ। पार्ट 1 पार्ट 2 में भी सिलेक्टिव कुछ टॉपिक्स आते हैं, वो टॉपिक्स मैंने आपको लाइन लगा के यहाँ लिख दिए। अब आप ना इसे गूगल से पढ़ने की कोशिश मत करना, मैंने ऑलरेडी इसके लिए यूट्यूब की वीडियो बना दी, 25 वीडियो है। अगर आप वो 25 वीडियो देख गए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी। ढूंढ के दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। और जितना डिटेल में मैंने पढ़ाया है उतना डिटेल में आप एनसीईआरटी भी ढूंढ लेना, उसमें भी नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा हुआ है कि एनसीईआरटी से बाहर भी सीडीएस में क्वेश्चन आया है।
मैंने वो ढूंढा है कहाँ से आया है, निकाला है वो कहाँ से आया है और इसे अपनी वीडियो के अंदर डाला है। किसी भी पेड बैच से ज्यादा ये आपको वैल्यूएबल लगेगा। सिंपल यूट्यूब पे ही डालना है, शुभम वार्ष्णेय ज्योग्राफी, और आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए यहां तक की बात हो गई। अब यहां पर क्या है, प्लान सी। प्लान सी क्या होता है? देखो, प्लान सी ये कहता है कि यार मुझे तो यार ऐसा लगता है कि अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कर लूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वैसे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, मैं अपने बच्चों को किसी भी हाल में यहां तक तो पहुंचा ही देता हूं कि भैया ये तू कर ले। और होता क्या है, 4 महीने का समय कम होता है, तो 4 महीने में हो भी यही पाता है। बट अगर आपको लगे कि 4 महीने में मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं, तो मैं आपको सेफर साइड में बताऊंगा, अच्छी तरह से स्कोर करने के लिए आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, हिस्ट्री को इतनी इंपॉर्टेंस ना दें। ठीक है ना? होता क्या है कि किसी भी बच्चे को ये बात डर सता सकती है कि यार अगर मैं गलती से भी इन 3 सब्जेक्ट को छोड़ दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो कैसे जाएगा। मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं कि आप गलत है या सही है, और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कहेंगे कि आपको तीनों ही करने चाहिए। पर मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, 6 महीने में इतना हो जाएगा? प्रैक्टिकल नहीं है ना यार। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आप सब ना करके ना इसमें भी बहुत सिलेक्टिव कर लो, तो आपका भला हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, ये आप टॉपिक्स देखो, ये आपको बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, एक्चुअली मैंने ना बाइफर्केशन करके लिख दिया ये। ठीक है, जिससे आपको ना एग्जैक्टली ढूंढना ना पड़े कहां से पढ़ना है। उसमें भी एक बात ये है कि क्लास 12th एनसीईआरटी की मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो पढ़नी है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस बात को बहुत गांठ बांध दे, ये आपको सब उसमें मिलेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी में। मुझे कुछ दिन दे दो, 1 महीना, मतलब जैसे ही एफकेट एग्जाम होके चुकेगा ना, मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा, इसकी वीडियो भी बना के डाल दूंगा, और बहुत प्यार में आपका निकल जाएगा। ठीक, आगे देखो जरा। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट प्लान, ए, बी और सी मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अच्छा ए बी सी तो हो गया। अब एक बात और, ये ना जल्दी आ गई स्लाइड, स्लाइड अभी नहीं आनी थी, ये बाद में आनी थी। ठीक, अब मैंने आपको इकोनॉमिक्स समझा दिया, इकोनॉमिक्स के बाद हम इन 2 सब्जेक्ट्स में आते हैं। देखो, अब आता है पॉलिटी। पॉलिटी में डू नॉट ट्राई टू फोकस कि मैं लक्ष्मीकांत उठाऊंगा और मैं वो पढ़ना शुरू करूंगा। ठीक है, आप ये सारे टॉपिक खत्म करो, ये सारे टॉपिक। और ये सारे टॉपिक कराने के लिए ना मैंने आपके लिए पीडीएफ बना दी है, बहुत प्यारी, कार्टून फॉर्म में, बहुत ज्यादा अमेजिंग, इतनी प्यारी कि तुम खुश हो जाओगे। इतना डिटेल में सब कुछ मैंने आसानी से समझा दिया कि तुम्हें ना डिटेल में किताब ना पढ़नी पड़े और सब कुछ कवर भी हो जाए ना। अब जब ये टॉपिक पढ़ोगे तो एक किताब आती है, लक्ष्मीकांत ऑब्जेक्टिव। मैं चाहता हूं उसमें से छांट के इन टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू, वो आप कर लीजिए। अगर आपने इन टॉपिक्स के एमसीक्यू कर लिए, मैं आपको वादा दे रहा हूं, आप पॉलिटी के 10 से 15 क्वेश्चन आराम से फोड़ के आओगे, और आपको 10 से 15 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से ही मिल जाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट अगर नहीं मिलते तो मिनिमम मैं कहता हूं 50% तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मेरा आपको वादा है। आप किसी भी पॉलिटी का पेपर उठा के देखना, आपको 50% टॉपिक्स इसी टॉपिक के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, मैं वादा कर रहा हूं। ठीक है, पूरी लक्ष्मीकांत अगर उठा के दे देता किताब कि हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो आप फंस जाते। कोई भी बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, उससे पूछ लेना क्या ये टॉपिक नहीं आते, मना कर दे, मेरा नाम बदल देना, कमेंट में आगे लिख देना सर आप झूठ बोल रहे थे। आगे देखिएगा, अब आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में चाहता हूं आप पूरा फोकस एंशियंट मिडिवल पे करें। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में आप गांधी जी की टाइमलाइन को लात मार के हटा दें, इसमें ब्रिटिश राज को और लीडर इन रेवोल्यूशन को ध्यान से ज्यादा पढ़ें। ठीक है, इसमें भी जब एंशियंट मिडिवल में पढ़ रहे हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मुगल ईरा ना पढ़ें, मुगल ईरा ना पढ़ें। आप नॉन मुस्लिम जो भी पढ़ सकते हैं उस पर फोकस करें, अब यूपीएससी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी हाल में अगर इस पेपर को फाड़ना है तो आपको सिख एम्पायर, मराठा एम्पायर, नॉर्थ ईस्ट का जो भी एम्पायर था, साउथ में जो भी एम्पायर था, ये सारे के सारे पढ़ डालने हैं। आपको बिल्कुल कोशिश नहीं करनी मुगल ईरा की। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री, वेरी गुड। एंशियंट हिस्ट्री में मैंने आपको रख दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मॉडर्न पीरियड,
पोस्ट मॉडर्न पीरियड, गुप्ता ईरा, पोस्ट गुप्ता ईरा, चोला पालवा चौलक्या, और आर्ट एंड कल्चर में जो भी पेंटिंग थी वो, यही आपका है। अच्छा, हिस्ट्री नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, हिस्ट्री मैंने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाई है, मैंने आपको टॉपिक बता दिए, आप अगर कहीं से पढ़ सकें तो पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसके लिए अगर मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट दूं किताब का, तो बुक का नाम है आर एस शर्मा, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर के नितिन सिंघानिया के हैंड रिटन नोट्स, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और एक वेबसाइट है मुन्नाल सर की, यूपीएससी की टीचर है आईएएस के, उनकी, यहां तक अगर आप कर गए तो हो गया काम, ठीक है ना। मिडिवल हिस्ट्री में अगेन मैंने कहा मुगल एम्पायर बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, तो वो छोड़ दीजिएगा। पर मुगल एम्पायर ने कैसे सिख राजपूत इन सबको हराया, वो जरूर आएगा, क्लियर है, उनका किंगडम गया कैसे। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी को छोड़ दीजिएगा, ये वाला पार्ट, बाकी अगर आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, बाकी सब आएगा, आपका पूरा सिलेबस है, ठीक। ये आपकी पूरी कहानी है, इस चीज पे आपका पूरा का पूरा पेपर डिपेंडेंट है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो आपको पता होनी चाहिए, 6 महीने में जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा, आपको लगेगा मेरा सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, और आपकी होप गायब होती जाएगी कि मेरा निकल सकता है, और आपको लगेगा मैं सितंबर वाला दूंगा। होप गायब मत करना, आप ऐसे खेलो कि आखिरी बॉल तक मुझे खेलते रहना है, खेलते रहना है, खेलते रहना है, कुछ जादू हो जाएगा, ये आपको दिमाग में रखना है। और मैं बता रहा हूं जादू होगा, खेल यहां पर क्या है, लगे रहने का है। ये टेस्ट मैच है, ये वनडे मैच नहीं है। वनडे तो चल जाता है, टेस्ट मैच में क्या फर्क नहीं पड़ता स्कोर क्या है, फर्क इससे पड़ता है कि तुम लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। समझ में आ रही है बात, ये है खेल, ठीक है। दूसरी बात एक ये, मैं खुद के भी पेड बैचेस चलाता हूं, तो मेरे पेड बैच पीडब्ल्यू या किसी भी कोचिंग से अलग कैसे होते हैं। मेरे पेड बैच में और मेरे फ्री बैच में एक बहुत बड़ा अंतर ये है, समझ लीजिए अगर आपको सही लगे तो। फ्री बैच में मैं यूट्यूब पे ही पढ़ा देता हूँ, पेड बैच में मेरे से आप हर हफ्ते कॉल पे बात करते हैं, यू हैव माई पर्सनल नंबर, और उस पर्सनल नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। पर्सनल नंबर की स्पेलिंग भूल गया क्या मैं, पर्सनल नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं ये बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आप मुझे एवरी वीक मतलब हर हफ्ते कॉल करते हो, मैं आपको गारंटी दे दूंगा कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, मेरा वादा है। अनटिल अनलेस आपका कोई ऐसा ना हो कि बेसिक ही बहुत खराब हो, मैं आपको वादा कर रहा हूं मैं आपका एग्जाम निकाल दूंगा, बजाय आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। इतनी क्लियरिटी से कोई भी आपको नहीं बता सकता। मेरा काम ये है कि मैं बड़ा भाई बन जाऊं और तुम्हारे लिए मैं खड़ा हो जाऊं कि भैया हो जाएगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आए, मन में सवाल आए, ये 2 नंबर है, इन 2 नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ये वाला मेरा भी सिम खो गया है कुछ दिनों के लिए, तो मैं जरा सिम एक्टिवेट करा लूं, फिर ये भी चल जाएगा। और इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। 3 बैचेस हैं, शेषा है आईएमए के लिए, आईएनए के लिए, और एएफए के लिए। और ये वाला बैच है आपका खाली ओटीई के लिए, और ये है आपका एफ कैट प्लस सीडीएस के लिए। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अच्छा, एक और बात, खाली आपको विश हो कि नहीं मुझे बस एक बार आपसे बात करनी है, तो अगर आप मेरी सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप पर जाएंगे, तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा 1-to-1 का, वहां पर आप गूगल मीट चूज कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे से बात करने से पहले आप एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि मेरी क्वेरी सॉल्व होगी, तो आप वो भी बात कर सकते हैं, कंफर्मेटी ले सकते हो कि हाँ आपके डाउट जो है जेन्युइन है, वो सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। एक चीज और बताना भूल गया हूं, वो बताता हूं। अगर आपको ऐप ना मिले, स्पेशली एप्पल वालों को, तो आपको क्या करना है, iOS का लिंक मैंने यहाँ पर डाल दिया इस नंबर पे, आपको सिंपल व्हाट्सएप पे जाना है, iOS लिख देना है, या आपको ना नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर जाके देख लेना है, वहां पर भी आपको iOS का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इस फोटो के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये फोटो खींचेगी। मैं आपसे कहूँ विदा, जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय। वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म, मिठाई के लिए भैया बैठे हुए हैं, प्लीज 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 कर दो, मजा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, ओके। पीडब्ल्यू क्या करता है कि जब उसके बच्चे का सिलेक्शन होता है, वो बुलाता है, फिर उसको माला वाला अपनाता है या मेडल वेडल देता है, कुछ मतलब इज्जत देता है, ठीक है। और वो बच्चा फिर उसे मिठाई खिलाता है, पीडब्ल्यू के जो अलग पांडे सर है उनको मिठाई खिलाता है, ठीक। मेरे पे इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी फ्लाइट की टिकट कराऊं और फिर तुम्हें अपने पास बुलाऊं पर्सनली,
बट यार मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा अगर मैं तुम्हारा इतना साथ दे रहा हूँ, तो तुम्हारा अगर रिटन क्वालीफाई करा दूँ, क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते मेरठ में? प्लीज़ मिलने आना और मिठाई खिलाना। मैं भी यार स्टेटस डालना चाहता हूँ, देखो मेरा पढ़ाए हुए बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। प्लीज़, प्लीज़ कम, ठीक है? चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय।